मेरा जब डायग्नोसिस मिला था, एक ब्लैंक था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, नथिंग। हम चाहते थे कोई पेरेंट के साथ वो नहीं हो। एक पैराग्राफ था जिसमें इट सेड कि ऑटिज्म हुआ है मेरे कारण से, हम उसका कारण है। बिकॉज एट दैट टाइम वही अंडरस्टैंडिंग था कि नेग्लेक्टफुल मदर्स, रेफ्रिजरेटर मदर्स की वजह से ऑटिज्म होता है। एक टाइम आया जब उसका बिहेवियर इतना बढ़ गया कि वो खाली फेंकना फाड़ना नहीं करता था, वो मारना, ब्रेक करना, बहुत कुछ शुरू हो गया था। I'm Mary Barua. नमस्कार। I'm here from Action for Autism. हम जब Action for Autism के बारे में बात करेंगे, it is interlinked with my son, मेरा बेटा नीरज, जो इस साल 45 years का होगा। And नीरज is autistic. तो वो जब when he was born 1980 में, at that time you can imagine कोई इंटरनेट नहीं था, there was no अभी जब इससे मोबाइल टेलीफोनी है वो भी नहीं था। We had to do trunk calls, dial करके book a trunk call, etc. So when I first learned about autism, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऑटिज्म है क्या और किससे हम पूछूं। हम इंटरनेट में तो सर्च नहीं कर सक रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स फ्रेंड थे इंडिया में तो किसी को कुछ पता नहीं था, और विदेश में भी when I had to ask, I had to make trunk calls, book trunk calls, talk to people. So जब नीरज का डायग्नोसिस हुआ था, it took me a month, जिसके बाद हमें पहला एक किताब मिला जो यूके से हमें एक डॉक्टर फ्रेंड ने भेजा, जिससे हमें ऑटिज्म का इंफॉर्मेशन मिला। बट टिल दैट टाइम मेरा जो था नीरज का, क्लियरली हमें पता था फ्रॉम द एज 2 कि वो शायद थोड़ा अलग है, और मेरा कभी ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरा बेटा आइंस्टाइन होगा या फेमस कुछ बन जाएगा। आई वॉज हैप्पी विथ वट एवर ही वॉज, एंड आई हैड द फीलिंग दैट ही मे बी अ बिट स्लोअर देन अदर्स, और मेरे लिए दैट वॉज एब्सोल्युटली ओके, इट डिड नॉट मैटर। बट उससे अलावा और बहुत कुछ चीज़ें था जो मेरा समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो फॉर इंस्टेंस विंडो से, खिड़की से सब कुछ बाहर ड्रॉप करना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो वो कॉन्स्टेंटली हमारे घर के बर्तन, मेरा कपड़ा, किताब, सब कुछ खिड़की के बाहर चला जाता था, और वो हमें बाद में पता चलता था, क्योंकि वो कब फेंका हमें पता नहीं है, और हमें कभी समझ में नहीं आता है ये क्यों करता है ऐसा। एंड वेरी ऑफन हम सोचते थे कि शायद मेरा पेरेंटिंग में कुछ है, मेरा समझ में नहीं आता है, हमें और सीखना है। और हम ये भी सोचते थे कि जब ये थोड़ा बड़ा होगा ये सब ठीक हो जाएगा। डायग्नोसिस के बाद हम इमीडिएटली, हम वहाँ पर, हम कलकत्ते में थे, 3 लाइब्रेरीज था, द अमेरिकन लाइब्रेरी, द नेशनल लाइब्रेरी एंड द ब्रिटिश लाइब्रेरी। हम तीनों लाइब्रेरी में गए, एंड खाली अमेरिकन लाइब्रेरी में एक किताब मिला जहाँ पर ऑटिज्म का एक मेंशन था, और एक पैराग्राफ था जिसमें इट सेड कि ऑटिज्म हुआ है मेरे कारण से, हम उसका कारण है। बिकॉज एट दैट टाइम वही अंडरस्टैंडिंग था कि नेग्लेक्टफुल मदर्स, रेफ्रिजरेटर मदर्स की वजह से ऑटिज्म होता है। सो वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था, बट एक चीज़ था कि आई डिडंट रियली थिंक कि हम कॉज किए हैं उसका ऑटिज्म, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं किए थे जिसके कारण से वो ऑटिज्म हो जाएगा। उसको जब हम नहलाते थे, फॉर इंस्टेंस जब 2 साल का था, जब शैम्पू करते थे वो इतना चीखता था, इतना चीखता था कि हम उसको शायद मार डाल रहे हैं, और मेरे समझ में नहीं आता हम इतना जेंटली कर रहे, क्यों इतना रोता है। कभी हेयर कट करने नहीं देता था, तो हम उसको बैठाकर, हमारे सामने एक कुर्सी में बैठाते थे, लोग कुर्सी में, उसका बाल के अंदर से ऐसा उंगली डाल के जैसे कि उसका कट ना हो जाए, और ऊपर से बाल कट करते थे। और जब करते थे हमारा पीछे कोर्टयार्ड में बैठ के करते थे, तो पीछे जो बिल्डिंग था, एक 10 स्टोरी बिल्डिंग, वहाँ से एटलीस्ट 50 हेड्स देखता था कि ये लड़के को क्या कर रहा है कि लड़का इतना रो रहा है। तो अभी तो जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उसको समझ में आएगा ये सब क्यों करता था, पर मगर हमें उस टाइम में समझ नहीं था। तो हमें लोग पूछते थे तो ऑटिज्म है क्या, तो हम बोलते थे उसका कम्युनिकेशन का डिफ़िकल्टी है, उसका लोग के साथ इंटरैक्शन का डिफ़िकल्टी है। तो लोग बोलते थे, मगर बहुत लोग तो बोलते नहीं है, और वो सही था। वो बोलते थे बहुत लोग तो बहुत शाय होते हैं, इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो फ़र्क क्या है? हमें तो फ़र्क समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम वो थ्योरेटिकली पढ़ के समझ गए, मगर वो मेरे बेटे के साथ कैसे रिलेट हो रहा है, समझ में नहीं आता था।
राइट, और कोई था नहीं हमें एक्सप्लेन करने का। सो द वन थिंग आई डिड उसके बाद कि वो किताब पढ़ने का बाद हम डिसेबिलिटी के बारे हमें पता था क्योंकि हम उसके पहले स्पैस्टिक सोसाइटी में वॉलंटियर करते थे। तो हम डिसाइड किए कि दुनिया को बताना है ऑटिज्म है क्या। सो हम मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू किए। उन दिनों में उतना मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स था नहीं, तो उसीलिए रीच थोड़ा सा ज़्यादा होता था। तो आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स अबाउट डिसेबिलिटी एंड ऑटिज्म के बारे भी। तो ये सब तो किए, बट उतना अवेयरनेस, हाँ, अवेयरनेस भी क्रिएट हुआ था। बट क्या हो रहा था कि ये मेरा बेटा का चेंजेस नहीं आ रहा था, हमें कोई स्कूल भी नहीं मिला। वो एक्चुअली एक रेगुलर स्कूल में जाता था, अ वेरी नाइस स्कूल, रियली नाइस स्कूल। और वहाँ पर तो वो लोग ऑलवेज बोलते थे वो क्लास में बैठता नहीं है, कहानी नहीं सुनता है, क्या करे। तो उसके बाद भी हम जब उसी स्कूल में उसको डाल दिए, मगर उसको पता नहीं था स्कूल के लोगों की हम क्या करें। सो देन इवेंचुअली क्या हुआ था, वी हैपन टू मूव टू, बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस हम दिल्ली में मूव किए। और यहाँ पर मूव करने का बाद उसी टाइम में इट्स सो हैपन हमें और बहुत सारा मैगजीन्स मिलना शुरू किया जो हम अप्लाई किए थे इंग्लैंड से, यूएस से, जिससे हम पढ़ना शुरू किए कि ऑटिज्म है क्या। और तब हमको पता चलने शुरू किया कि हमारे बेटे के साथ हम जो कर रहे थे और जो स्कूलों में गया है, वहाँ पर जो हो रहा था, उससे उसका एक्चुअली हेल्प होने वाला नहीं है। तो इन इसके बीच में वो एक्चुअली 2 स्कूल हो चुका था। एक स्कूल में हम जाकर बहुत दिन रहे थे, 6 मंथ्स रहे थे। वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं सीखा था, बट इट वाज़ अ नाइस स्कूल, सपोर्टिव था। उसके बाद और एक स्कूल में गए थे, वहाँ पर भी सब स्पेशल स्कूल था। वहाँ पर टीचर्स वर वेरी नाइस, बट क्या होता था, उनको ऑटिज़्म का समझ तो नहीं था। तो क्या होता था, मेरा बेटा तो सब कुछ नीचे फेंकता है, तो वहाँ पर भी सामान फेंकता था। तो सवेरे स्कूल गया, वो 9 बजे कुछ किसी का सामान फेंका, उसको 12:30 बजे लंच टाइम में उसका लंच नहीं दिया गया। ना उसका दिमाग में वो जो हम सामान फेंके हैं और लंच नहीं दिया, तो कनेक्शन तो नहीं बन सकता है ना। मगर मेरा उस टाइम में उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था। तो उसको जब उसका लंच नहीं दिया, तो क्या होता था, नेचुरली वो स्ट्रेस्ड हो जाता था। सब कोई खा रहा है, हमें क्यों नहीं खाना दिया है? बोल नहीं सकता था, ही वाज़ नॉन स्पीकिंग। तो देन ही वुड बी डूइंग मोर पुशिंग एंड थ्रोइंग, और भी बिहेवियर्स उसका बढ़ रहा था। सो एक टाइम आया जब उसका बिहेवियर्स इतना बढ़ गया कि वो खाली फेंकना, फाड़ना नहीं करता था, वो मारना, ब्रेक करना, बहुत कुछ शुरू हो गया था। सो उस टाइम में आई वेंट, हम यूएस में, हमें पता चला एक ट्रेनिंग के बारे, जो हम शायद कर सकते हैं। और हमें यह ध्यान रखना है कि वो है 1980s 1990s। उस टाइम में कहीं पर भी दुनिया में उतना ऑटिज्म के बारे नहीं था जानकारी, राइट। बट हमें एक जगह के बारे पता चला जहाँ पेरेंट का ट्रेनिंग हो सकता है। तो बहुत खर्चा था, मगर वो खर्चा हम कलेक्ट किए करके वहाँ गए, जाकर ट्रेनिंग किए। और वो ट्रेनिंग से आई थिंक हमारा जो सबसे बड़ा लर्निंग आया, 1.5 years हम उसके साथ स्पेंड किए थे, विथ नो कंडीशंस, टोटल एक्सेप्टेंस। उसका सब बिहेवियर्स स्टार्टेड कमिंग डाउन। और उससे बड़ा चीज जो था कि हमें पता चला उसका कितना कैपेबिलिटीज है, जो हमको दिखाई नहीं देता था। बिकॉज ऑटिज्म में कभी कभी कैपेबिलिटीज डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, राइट। सो दैट आई बिगैन टू अंडरस्टैंड। माई सन वॉज नॉन स्पीकिंग, मिनिमली स्पीकिंग, राइट। एंड ही वॉज जो वो फ्लैप करने वाला, जंप हॉप ऑल द टाइम, कोई लाइक आई गेज शेयरिंग वो भी नहीं करता था, जिसको लोग बोलते हैं आई कॉन्टैक्ट, राइट, वो भी नहीं था। बट आई लर्नड, जब मेरा ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस था, आई लर्न उसको कैसे सिखा सकते हैं विदाउट डिमांड्स। एंड आई रियलाइज कि उसके दिमाग में कितना कुछ है। ही लर्न अबाउट स्पेस, आई रियलाइज ही कुड कैलकुलेट अमेजिंगली, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ। वो 1.5 साल में जो चेंजेस हुआ था, दे वर मैजिकल। एंड उससे पहले भी क्या हुआ था, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ कांटेक्ट में थे, तो वो लोग आते थे कभी कभी ड्रॉप इन करने के लिए, जस्ट मीट करने के लिए। तो मेरा बेटा कमरे में ही रहता था, हमसे थोड़ा सा बात करके जाते थे। दे वुड परहैप्स कम इन एंड से अ क्विक हेलो एंड गो आउट।
और वो लोग बोलते थे ये तो काफ़ी चेंज हो गया है एंड आई वुड से यस, देन दे वुड से व्हाई डोंट यू डू इट विथ माय चाइल्ड? आई से आई कांट बिकॉज़ हमें अपने बेटे के ऊपर फोकस करना है, आई कांट फोकस ऑन अदर पीपल। आल्सो टूक माय सन टू अ स्कूल। दिस वाज़ अ स्कूल जहाँ पर रेगुलर एकेडमिक्स होता है, बट इट वाज़ फॉर पीपल who had specific learning disabilities. So they were doing, academics at par, regular school ke saath, but they were being taught a little bit differently. So I took my son there and they checked him और उन लोग को पता चला ये तो काफ़ी कुछ करता है, so they took him in. उस टाइम में वो about 13 साल का था and so he was doing well at the school. But then एक दिन क्या हुआ, वो जो फायर एस्केप होता है ना, वो जो वाइंडिंग लोहे वाला स्टेयर्स, सो एक दिन वहाँ पर एक बाहर था, तो वो उसके ऊपर चढ़ गया था। तो हमारे घर में पैनिक फ़ोन कर रहा है कि जल्दी आओ, चढ़ गया है, चढ़ गया है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो यदि टिपिकल एक 13 साल का लड़का ऊपर गया था, कोई ऐसा नहीं करता था। जस्ट बोलता था नीचे आ जाओ। बिकॉज़ ही वाज़ ऑटिज़्म, वो एक बैगेज की तरह कि ये तो शायद नीचे नहीं आएगा। उसको कोई बुलाया भी नहीं। तो हमें बुलाया, हम स्कूल में आए, हम आकर बोले, "नीरज कम डाउन।" वो तुरंत नीचे आ गया, मगर उसके कोई बुलाया नहीं। मगर स्कूल डिसाइड कर लिया ये बहुत डेंजरस है। और उसके बाद एक दिन उसका जो किचन था खुला था, तो वो वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ रखा। ही वाज़ वेरी एक्साइटेड। ही स्टूड देयर फ्लैपिंग। सो दे कॉल्ड मी एंड सेड, "नो, ही इज़ अ वेरी डेंजरस बॉय, टेक हिम आउट।" सो आई टूक हिम आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज़ एज़ पेरेंट्स हम लोग एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं। हमें नहीं लगता है कि हम स्टैंड करके बोल सकते कि क्यों? क्यों उसको निकालना है? वो क्या क्या किया है? वो तो कुछ किया नहीं है। But just like all parents, even now, I was not empowered. So I took him out. उस टाइम में a young girl was brought to me, नीरज का एज का, और उसका सिस्टर बोला इसको वी नीड हेल्प इसके साथ, प्लीज आप क्या ट्राई कर सकते हो? तो हम बोले आई डोंट नो बट आई एम विलिंग टू गिव इट अ ट्राई बिकॉज हम तो खाली अपने बेटे के साथ ही काम किए हैं। सो शी स्टार्टेड कमिंग टू माई हाउस, अपने घर में ही ये सब कर रहे थे। एंड जब पहले आई थी उसका काफ़ी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स था। वो वॉश बेसिन से उल्टा होकर हैंग करता था, पूरा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मेरे कमरे से सब निकल गया था। ऑल ऑफ दैट हैपेंड, बट आई जस्ट कंटिन्यूड वर्किंग विथ हर एंड विद इन 1 वीक शी सेटल्ड डाउन। सो आई न्यू दैट जो मेरे बेटे के साथ काम करता है दूसरे के साथ भी काम करता है। और उसी टाइम में दैट सिस्टर और किसी को ले आया, अनदर यंग गर्ल who's just passed out from college, जो कुछ ऑटिस्टिक बच्चे को देखे है एंड शी वाज वेरी इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग। ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ट्रेनिंग के लिए उसका बहुत डिजायर था। तो हमें उसने पूछा कि क्या आप हमें ट्रेन करोगे? आई सेड ऑफ कोर्स करेंगे। सो शी इवेंचुअली बिकेम, जो मेरा जो पहला टीचर जिसको हम ट्रेन किए थे वो थी वो टीचर। तो उसके बाद देन वी गॉट प्लेस, वी मूव्ड आउट। मगर क्या हो रहा था, और एक छोटा लड़का आया हमारे पास। ये वाला छोटा था, खाली 7 साल का था। तो जब मदर बोला कि आप इसको हेल्प कर सकते हो, अगेन हम बोले हमें नहीं पता। हम उतना छोटे के साथ जब किए थे, मेरा अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं था, बट आई कैन ट्राई। सो दिस वन बिकेम माय थर्ड स्टूडेंट एंड देन आई हैड अनदर टीचर विथ मी। तो ऐसे करके भी हमारा ये जगह थोड़ा ग्रो करना शुरू किया। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि हम एक एनजीओ स्टार्ट कर रहे थे, हाँ? मगर हम जब वो आर्टिकल्स लिख रहे थे, जब इस लड़की को सपोर्ट कर रहे थे, ये दूसरा वाला लड़का भी आ गया, मेरा दिमाग में था कि हम कुछ करें। बिकॉज़ एक चीज़ जो था ना कि हमें हमारा जो सिचुएशन हुआ था कि मेरा जब डायग्नोसिस मिला था, एक ब्लैंक था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, नथिंग। हम चाहते थे कोई पेरेंट के साथ वो नहीं हो, कोई पेरेंट को ऐसा नहीं लगे कि ये डायग्नोसिस मिला है और कुछ नहीं है। तो हम जो भी कर रहे थे, हमारा एम था उसको एड्रेस करना, दैट ये एक एंड ऑफ द रोड नहीं है, ये खाली एक बिगिनिंग है। सो आई हैड नो थॉट कि ये एक एनजीओ है। मगर उस टाइम में मेरा एक फ्रेंड, हम पहले भी एक एनजीओ के साथ वॉलंटियर करते थे, तो वो जो स्टार्ट किया था वो हमें बताए, मैरी इसको आप रजिस्टर करो, बिकॉज आप जो कर रहे हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन बाद में मुश्किल होगा। एंड आई सेड क्यों, मेरा क्या कोई ज़रूरत नहीं है। मगर उसने हमको फोर्स किया था।
तो हम जाकर रजिस्टर किए थे एंड आई कॉल्ड इट एक्शन फॉर ऑटिज्म, क्योंकि मेरे लिए ये नहीं था होप और ये सब टाइप का डिडंट अपील टू मी। मेरे लिए एक्शन, यू हैव टू एक्ट, कुछ करना है तो करो, बैठकर मत बोलो कि ये क्यों है वो क्यों है। सो आई बिलीव्ड इन दैट, सो आई कॉल्ड इट एक्शन फॉर ऑटिज्म। और कुछ चीज़ें जो किए थे, एक था कि डायग्नोसिस तब उतना तो नहीं होता था, मगर हमको पता था कि बहुत सारे जो इंसान को हम देखते थे, जिसको बोला जाता था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, हमको क्लियरली पता चलता था कि ये लोग ऑटिस्टिक है, मगर जानकारी तो उतना नहीं था। तो तब हम फिर एक प्रोजेक्ट किए, उसके लिए हम फंडिंग ढूंढकर मिल गया एंड फ्रॉम 1998 टू 2000 हम एक प्रोजेक्ट किए विद पीडियाट्रिशियंस। जितना पीडियाट्रिशियंस जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के साथ रजिस्टर्ड है, 10,000 पीडियाट्रिशियंस, वी डिड अ प्रोजेक्ट विद देम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डायग्नोसिस। तो हम उसके साथ डीएसएम, आईसीडी, चैट, ये सब इंफॉर्मेशन शेयर किए, पर साथ साथ हम एक ब्रोशर भी शेयर किए जिसका नाम था यू आर नॉट अलोन। बिकॉज हमें पता है कि मेरा बेटा का जब डायग्नोसिस हुआ था, मेरा लगा था और दुनिया में कोई नहीं है जिसका ऑटिस्टिक बच्चा है, जो अभी नहीं होता है। अभी इंटरनेट बता देता है कि हाउ कॉमन इट इज, बट उस टाइम में आई हैड नो इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी अदर ऑटिस्टिक पीपल, राइट। तो एक जो महसूस होता था कि हम अकेले हैं और कोई नहीं है, और वो फीलिंग इंटरनेट आने से पहले तो बहुत ही स्ट्रांग था। सो वो जो एक ब्रोशर किए थे, आप अकेले नहीं हैं। तो डॉक्टर्स, हर डॉक्टर को हम 5-5 वो भेजे थे। और उसके बाद जो बहुत ग्रेटिफाइंग था वो कि गुजरात से, तमिलनाडु से, कहाँ-कहाँ से पेरेंट्स आते थे वो ब्रोशर का फोटोकॉपीज़ लेकर, क्योंकि पीडियाट्रिशियन के पास खत्म हो गया है, वो अभी फोटोकॉपी करके देते हैं। तो हमारे पास आते थे कि हमारा हेल्प चाहिए। सो वी डिड अ लॉट ऑफ दैट चेंज। उसके बाद डायग्नोसिस का एक बहुत शिफ्ट हो गया, बिकॉज़ पीडियाट्रिशियंस गॉट द इन्फॉर्मेशन ऑन ऑटिज्म, सो डायग्नोसिस स्टार्टेड शूटिंग अप। और ये ना एक साइकिल है। हमें लोग बोलते थे डायग्नोसिस होगा तो क्या होगा? ऐसे डायग्नोसिस जब बढ़ेगा ना, स्कूल्स ऑटोमैटिकली स्टार्ट होगा। And that is exactly what happened, right? By this time, मेरा बेटा भी was growing up. Now he was 18. तो हमारे at Action for Autism we also started a vocational center. वो अकेले 18 नहीं था, और एक दो बच्चे थे जो 18 years हो गया था। और हमारे इसमें हम बहुत क्लियर थे कि 18 साल में ये स्कूल में नहीं जाएगा, 18 साल के बाद, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है ना कि डिसेबल्ड है तो 30 साल में भी स्कूल में जा रहा है, एंड दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो हम डिसाइड किए कि 18 होगा तो वोकेशनल सेंटर। तो हम एक वोकेशनल सेंटर भी स्टार्ट किए विच वाज अ मॉडल फॉर एप्लीकेशन। साइमल्टेनियसली एट दिस टाइम और एक चीज हम करना शुरू किए फॉर अवेयरनेस, राइट। तो एवरी ईयर हम क्या करते थे, एक अवेयरनेस कॉन्सर्ट करते थे, और हमको साथ दिए थे बहुत सारे बिग वेल नोन बैंड, जैसे कि इंडियन ओशन, यूफोरिया, परिक्रमा, सब कोई साथ दिए थे। और हम कॉन्सर्ट्स करते थे, और वहाँ पर हम एक फिल्म बनाए थे ऑन ऑटिज्म। दैट वाज द फर्स्ट फिल्म ऑन ऑटिज्म दैट वाज क्रिएटेड इन इंडिया। और वो फिल्म 10 मिनट्स का हम दिखाते थे, और उसके बाद हमारे बच्चे भी परफॉर्म करते थे। एंड इनफैक्ट एक एक जो हुआ था परफॉर्मेंस, एक कॉन्सर्ट हुआ था आईआईटी दिल्ली का एम्फी थिएटर में, और वहाँ पर मेरा बेटा भी गाना गाया था। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि वो एक बहुत बड़ा सिंगर नहीं था, बट अच्छा करके गाता था। ही सैंग बैचलर बॉय क्लिफ रिचर्ड का, वो स्टेज में खड़े होकर टू दैट ऑडियंस ऑफ 1200 पीपल विदाउट एनी डिफिकल्टीज, राइट। एंड ये तो एक चीज जो हमको मेंशन करना है कि हम जो भी एक्शन फॉर ऑटिज्म में किए हैं, ये मेरे बेटे के लिए नहीं किए हैं, बट नीरज वॉज द कैटलिस्ट। ही इज व्हाट कैटलाइज्ड एवरीथिंग। उसका जब डायग्नोसिस भी हुआ था ना, हम कभी ये नहीं सोचे थे कि ये एक प्रॉब्लम है। वो शब्द मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। हम ऑलवेज बोलते थे, हमें तो लोग पूछता था, बिकॉज नीरज वॉज ऑल ऐसा ऐसा फ्लैपिंग, जंपिंग, ये सब करता रहता था। तो लोग पूछते थे ये ऐसा क्यों है, तो हम बोलते थे वो अलग है, वो ऑटिस्टिक है। और उसी टाइम से हमारा एक फ्लायर था जो हम लोग को दे देते थे कि ये पढ़ लो, राइट। क्योंकि मेरा एम था लोग जाने ऑटिज्म क्या है, और ये चीज हम फ्यूचर में वो हम अभी भी करते हैं, एट एक्शन फॉर ऑटिज्म करते हैं। हम बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी वो फ्लायर यूज किए हैं, और बोले हैं इसको अडेप्ट करके आप आपके शहर की तरह अलग करके प्रिंट करके यूज कर सकते हैं। एट दिस टाइम व्हेन नीरज वाज 18, हमारे
लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आया था। देयर वर अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैपेंड इन माय लाइफ। और उस टाइम में हम बहुत एक्सेप्टिंग थे, नॉन जजमेंटल थे, मगर हम ऑटिज़्म को डीपली नहीं समझते थे। हम ऑटिज़्म को एक नॉन ऑटिस्टिक पर्सपेक्टिव से समझते थे। तो वो जो सब हमारे लाइफ में चेंजेस आया था, जो हमारे कंट्रोल के बाहर था, उसका एक बहुत बड़ा असर हुआ था नीरज के ऊपर, ह्यूज इम्पैक्ट। और एक जो हम लोग बोलते हैं ना, ऑटिस्टिक पीपल आर वेरी वायलेंट एंड ऑल दैट, वो लोग वायलेंट नहीं है। वो लोग जो भी करते हैं, वो एनवायरनमेंट उसको जो कर रहा है, उसका रिएक्शन होता है, राइट? और नीरज के साथ भी वैसा हुआ था। और वो एक इतना चैलेंजिंग फेज़ था कि हम अभी सोच भी नहीं सकते हैं वो कैसा था। तो हमारा घर जो था ना, वहाँ पर सब कुछ टूटा था। एवरीथिंग वाज़ ब्रोकन। दरवाज़ा ऑलमोस्ट हिल के बिकॉज़ नीरज एक लंबा इंसान है, वो 6 फीट 2 है, राइट? और वो 14 साल से 6 फीट 2 हो गया है। और वो दरवाज़ा को ऐसा बैंग करता था कि वो दरवाज़ा ऑलमोस्ट फ्रेम से निकल आ रहा था। सब मिरर्स ब्रोकन था। और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो किसी को डैमेज नहीं करने माँगता था, मगर उसको पता नहीं था उसके अंदर जो हो रहा है, वो इसको कैसे कंट्रोल करे। और वो मगर बिकॉज़ आई वाज़ वेरी वेल ट्रेन्ड और हमारे टीम भी वेरी वेल ट्रेन्ड था, वो आता था तो हम उसको बस हाथ पकड़ के वी कुड कैच हिम एंड कंट्रोल हिम। और बिकॉज़ हम बहुत कंफर्टेबल रहते थे, तो उसको फर्दर ट्रिगर नहीं करता था। बट उसके अलावा भी हम डिसाइड किए कि कुछ दिनों के लिए हम उसको सेंटर नहीं भेजेंगे, वो जो वोकेशनल में जा रहा था। आई डिसाइडेड टू स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग देयर बिकॉज़ मेरा लगा कि बाकी बच्चों भी है, सबका डिफ़िकल्टी होता है जब नीरज ऐसे फ़ेज़ में जा रहा है। हमें लगा कि उसको हम कुछ दिन घर पे रखकर इस फ़ेज़ को थोड़ा-सा हैंडल कर लें, फिर इसको ले जाएँगे। सो फॉर 6 मंथ्स नीरज स्टेड इन द हाउस, राइट? एंड उसके बाद देन आई स्टार्टेड टेकिंग हिम आउट एंड देन ही वाज़ मोर सेटल्ड। बट उसका तभी भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ था। तो इस टाइम पे आई हैव टू मेंशन समथिंग कि हम एक ट्रेनिंग के लिए गए थे, जिसको बोलता है ट्रेनिंग ऑन यूजिंग स्ट्रक्चर, मेकिंग थिंग्स प्रिडिक्टेबल ऑटिस्टिक लोगों के लिए। जैसे कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन, कुछ चेंजेस होगा, ये देना बहुत ही ज़रूरी है, राइट? तो वो हमें समझ में नहीं था, तो हम ट्रेनिंग किए थे, ट्रेनिंग करके आए थे। और वो ट्रेनिंग हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो वो ट्रेनिंग की वजह से भी नीरज का बहुत चेंजेस आया था, राइट? सो फॉर इंस्टेंस क्या हुआ था, उसको हम काम देते थे ना, तो वो बैठा, तो हमारा जो मैगज़ीन था उसको मेल करना है, तो उसको हम जो स्टैम्प था, इसका एक स्ट्रिप था जो मैगज़ीन को रैप करना है, तो हम स्ट्रक्चर करके रख देते थे। मैगज़ीन था, फिर स्ट्रिप था, तो उसको उठाकर स्ट्रिप लगाएगा, फिर स्टैम्प था, फिर स्टैम्प लगाएगा, फिर फिनिश बास्केट था उसमें डालेगा। तो वो इंडिपेंडेंटली बैठकर सब कुछ करना शुरू किया, राइट? सो ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड हैपनिंग, जो हम एक्शन फॉर ऑटिज्म में भी इम्प्लीमेंट करने शुरू किए। बट कुछ-कुछ बिहेवियर्स उसका रहता था, कभी-कभी ट्रिगर्स होता था जो हमें समझ में नहीं आता था। और वो खाली उसके साथ नहीं, हम बाकी इंसान के साथ भी होता था। नीरज के लिए ट्रांज़िशंस बहुत ही मुश्किल है। एक बार जब कहीं पर बैठ गया है, वहाँ से उठकर जो चेंज किए हैं, उसके लिए इट इज़ लाइक अ मैसिव चैलेंज, जो हमारे लिए, हम नॉन ऑटिस्टिक पर्सपेक्टिव से समझने का कोशिश करें, तो हमें समझ में नहीं आएगा। हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नीरज के लिए एक बहुत चैलेंज है, राइट? सो अभी भी हम करते हैं, वो म्यूज़िक सेशन के लिए आया है, यहाँ पर बैठ गया है। और किसी ने बोला है अच्छा वहाँ बैठ जाओ, दूसरा कोई बोलेगा मत बोलो, उसको रहने दो, वो यहाँ बैठा है रहने दो। ये नहीं कि वो कभी नहीं कर पाएगा, यस कर पाएगा, बट हम उसको शायद लिख कर पूछेंगे, उसको बोलेंगे प्लीज़ कैन यू डू इट, उसका परमिशन लेंगे, करके शिफ्ट करें तो उसके लिए एक्सेप्ट करना ईज़ियर हो जाता है। हमें पता है कि द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट था जो 1995 में पास हुआ था, तो उससे पहले 1993 या 1994 इसका ऊपर डिस्कशंस चल रहा था। तो हम कोशिश करते थे कि उस डिस्कशंस में रहे, जैसे कि ऑटिज़्म को इस एक्ट में डालना है। मगर उस टाइम में ऑटिज़्म का जानकारी इतना कम था, आई डिडन्ट सक्सीड। बट उसके ऊपर हम काम करते रहे। आई प्रिपेयर्ड अ पूरा लीगल डॉक्यूमेंट लॉयर के साथ बैठकर, दूसरों देशों का जो
डिसेबिलिटी एक्ट है और ऑटिज्म का मेंशन है, सब रेफरेंस कर करके, इंडेक्स करके आई क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट जो हम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में जाकर सबमिट करके एक बार वर्कशॉप के बाद एक कंटिजेंट ऑफ 20 पेरेंट्स को ले जाकर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री ले जाकर सेक्रेटरी से मिलकर वी केप्ट पुशिंग कि लॉ में डालना है। तो उसके वजह से क्या हुआ, द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो पास हुआ इन 1995, द गवर्नमेंट स्टार्टेड थिंकिंग कि इसका एकदम अमेंडमेंट्स करना है और एक कारण था कि ऑटिज्म को उसको डालना है। तो वो कमेटी में हम थे, पेपर भी सबमिट किए थे, मगर उसके अगेंस्ट बहुत पुशबैक था क्योंकि एक जनरल परसेप्शन था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो ऑटिज्म फर्क क्या है, ये ऑटिज्म तो एक फैशनेबल बना रही है, ये इसमें कुछ नहीं है। तो लोग ऐसे बोलते थे कि शी जस्ट मेकिंग इट फैशनेबल। तो वो बहुत पुशबैक था, तो वो कमिटी रिपोर्ट सबमिट करने का बाद भी उसका कुछ हुआ नहीं। बट साइमल्टेनियसली ये नेशनल ट्रस्ट बिल के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। तो द गवर्नमेंट पुट मी ऑन द कमिटी, उसका कमिटी में डाल दिया, जैसे कि ऑटिज्म नेशनल ट्रस्ट एक्ट में भी इंक्लूडेड हो जाए। क्योंकि शुरू में जब बिल का बात हो रहा था वो खाली फॉर सेरेब्रल पॉलिसी एंड उस समय हम मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, उन दोनों के लिए था। तो बिकॉज ऑफ द वर्क वी डिड ऑटिज्म भी इंक्लूडेड हुआ। एंड उसके बाद वी डिड नॉट पुश फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, क्योंकि उस टाइम में द कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के ऊपर डिस्कशन चल रहा था और हमें पता था कि ये कन्वेंशन से बहुत चेंजेस आएगा। तो उस टाइम पे फिर ऑटिज्म के बारे हम पुश करेंगे। मगर क्या हो गया कि जब वो कन्वेंशन के बाद जो नया कमिटी फॉर्म किया फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसमें द गवर्नमेंट पुट मी इन बिकॉज ऑफ ऑल दो जो काम हम उसके पहले भी किए थे। इनफैक्ट और एक चीज़ में हम जो काम किए थे वो था द राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसका जो अमेंडमेंट 2012 में लाना शुरू किया सरकार ने, जैसे कि उसमें इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, डिसेबल्ड और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जैसे इंक्लूडेड हुए। तो उसमें डिसेबिलिटी के ऊपर जब काम हो रहा था, एक जो डायरेक्शन जो जा रहा था कि हम होम स्कूलिंग बंद कर देंगे और स्पेशल नीड स्कूल बंद कर देंगे। एंड आई रियली फॉट अगेंस्ट दैट बिकॉज हम चाहते थे कि मेरा बेटा रेगुलर स्कूल में जाए, हर पेरेंट मांगते हैं कि हमारा बेटा रेगुलर स्कूल में जाए एंड दैट इज द यूटोपियन राइट दैट वी शुड ऑल हैव। बट द रियलिटी इज कि हमारे स्कूल में देश में स्कूल्स का जो हालत है उसमें रेगुलर स्कूल में अभी बहुत सारे ऑटिस्टिक लोग जो नहीं जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जो नॉन स्पीकिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल उसको नहीं लेंगे। तो हम यदि स्पेशल स्कूल्स को बंद करवा दें तो उसका क्या होगा? और होम स्कूलिंग, कुछ ऑटिस्टिक लोग हैं जो होम स्कूलिंग नहीं करने स्कूल्स में नहीं जा सकते हैं, बहुत सेंसरी ओवरलोड है जिसका होम स्कूलिंग का ज़रूरत है। तो वो भी एक चीज़ है जहाँ पर हम होम स्कूलिंग और स्पेशल नीड स्कूल्स के अगेंस्ट जो एक मूव था काउंटर किए थे कि जैसे कि इसको रखना है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हम एक शिफ्ट करने शुरू किए कि पहले हमारा काम था बहुत यंग चिल्ड्रन के साथ, तो हम आरसीआई के साथ लॉबी करके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करवाए हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम है, बैचलर्स प्रोग्राम है, जब हम सब रन करते हैं। मगर हम देखें कि इंडिया में काफ़ी बच्चों के साथ काम का ओपनिंग्स हो गया है, बहुत स्कूल्स, थेरेपी सेंटर्स बहुत स्टार्ट हुआ है, मगर अडल्ट्स के साथ उतना नहीं है। सो वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट और हमें ये भी पता था कि नीरज भी बड़ा हो रहा है, उसका एक टाइम आएगा जब हम आई विल नॉट बी अलाइव, उसको और कहीं रहना होगा। और इसके बारे बाय द वे हम नीरज के साथ जब वो टीनेजर था तब से बात कर रहे हैं कि एक दिन आपको और कहीं रहना होगा, बिकॉज मामा तो अपने मामा के साथ नहीं रहती है, राइट? तो आप भी अपने मामा के साथ नहीं रहोगे, आप भी अपने घर पे रहोगे और आप मामा को विजिट करोगे जब भी ज़रूरत होगा। बट दिस थिंग कि ही विल नॉट लिव विद मी, वो हमारे साथ नहीं रहेगा। ये चीज़ हम उसके साथ वो जब 14-15 था तब से बात कर रहे हैं। और एक चीज़ जिसके बारे हम उसको प्रिपरेशन बहुत सालों से दे रहे हैं इज़ अबाउट माय डेथ, कि हम यू नो दैट पेरेंट्स डाई, पेरेंट्स विल नॉट बी देयर और एक दिन आप पेरेंट्स को छोड़ के रहोगे। ये इन्फॉर्मेशन देना आई थॉट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बहुत सालों से आई बीन गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन टू नीरज एंड देन इवेंचुअली हमारा एक हम असिस्टेड लिविंग स्टार्ट किए। असिस्टेड लिविंग क्या है? जहाँ पर
क्योंकि पेरेंट्स ऑलवेज नहीं रहेगा, उसके बाद ऑल ऑटिस्टिक लोग इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाएंगे, बहुत सारे रहेंगे, मगर बहुत सारे हैं जिसका सपोर्टेड एक एनवायरनमेंट का ज़रूरत होगा, और नीरज उनमें से एक है। सो हम एक असिस्टेड लिविंग स्टार्ट किए आनंदा बोलकर, जो गुड़गांव के बाहर है। एंड वो स्टार्ट करने के बाद हमारे पास 3-4 यंग एडल्ट्स आस्ते आस्ते रहने शुरू किए। और देन हम नीरज को एक दिन पूछे कि नीरज, क्या आप मेरी के साथ रहने मांगते हो ना आनंद जाकर रहोगे? और उसने बोला आनंद जाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर, अपने यंग एडल्ट्स को लेकर बस वैसे डाल न दे, उसको प्रिपेयर करे, उसको चूज करने दे, उसको वो ऑटोनॉमी दे कि हम डिसाइड करें हम वहां जाकर रहेंगे। सो करंटली एक्शन फॉर ऑटिज्म बहुत कुछ काम करते हैं। हम टीचर ट्रेनिंग रन करते हैं, वोकेशनल रन करते हैं, अवेयरनेस, पॉलिसी, हर चीज़ में काम कर रहे हैं, मगर हर चीज़ में फोकस है पीपल लाइक नीरज। दे आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू। एंड कभी कभी हमें लोग बोलते हैं कि you've done all of this, but supposing आपको यदि आपका लाइफ यू कुड लिव अगेन, आप नीरज को कैसे मांगोगे? एंड माई आंसर इज, वो जैसा अभी है हम वैसे ही मांगेंगे। बिकॉज यदि हम वो ऐसा नहीं होगा, यदि वो ऑटिस्टिक नहीं होगा, तब तो वो अलग इंसान होगा, बिकॉज ऑटिज्म ही उसका पर्सनालिटी है। हम यदि चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, ही विल नॉट बी द सन आई नो एंड आई लव। So that I never want to change. So जोश टॉक्स जो ये इनिशिएटिव शुरू किया है, जहाँ पर पेरेंट्स को रीच कर रहा है, एक्सपर्ट्स के साथ रीच कर रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ऑटिज्म का भी अवेयरनेस हुआ है, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होने का ज़रूरी है। थैंक यू JNS फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.